नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के अंतर्गत आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिख कर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना है। और हमारे पास ये बोर्ड एग्जाम की देख सकते हैं पूरी कॉपी है और ऐसे ही आपका बोर्ड एग्जाम में आपका बायोलॉजी का पेपर आने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पूरा पैटर्न भी आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ और आपको पता भी है कि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है ना, तो ये वीडियो पूरा आप लोग अंत तक वॉच करेंगे। इस पेपर का पूरा सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। हालांकि ये 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है तो ये प्रीवियस ईयर पेपर है, यहाँ पर हमने 2024 कर दिया, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसका जो पूरा सोल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा जो हमारा ओरिजिनल पैटर्न है वो कैसा आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो बोर्ड का मेन पैटर्न होता है, किस लेवल के क्वेश्चन कितने नंबर पर और कहाँ से लिए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव से इसको शुरू करेंगे। तो पहला देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न में। फर्स्ट यहाँ पर एक नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे आपके बहुविकल्पीय में, आपको ये पैटर्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है का नंबर, यहाँ पर कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान से काटता है। कई बार मैंने बताया है कि एंडोन्यूक्लिएज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर लाइगेज की बात करें तो ये जोड़ता है डीएनए खंडों को, और तोड़ने की बात करेंगे तो फिर एंडोन्यूक्लिएज आ जाता है। तो फर्स्ट का आपका यहाँ पर का नंबर का हमारा एंडोन्यूक्लिएज हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं कॉपी पर। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए आंसर इसका लिखेंगे। इसमें आप प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर डाल देंगे। ठीक है ना, और जैसे कि पहले हम लोग लिख सकते हैं या तो उत्तर क्रमांक भी आप डाल सकते हैं। अब इसमें का नंबर का हमारा कौन सा विकल्प सही है देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन, यानी कि एंडोन्यूक्लिएज इसमें सही है, तो हमने तीसरा का कर दिया। इसी प्रकार से जैसे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एलन के नियम के अनुसार ठंडी जलवायु में रहने वाले स्तनधारियों में सामान्यता होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए इसमें आपका हो जाएगा छोटे अंग और शरीर के उपांग, इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चलिए लिखने का स्टार्टिंग करते हैं। आपको यहाँ पर का नंबर का जैसे कि थर्ड कर देना सही है। इसी प्रकार से छोटे अंग और शरीर के उपांग ये सही हो गया। और इधर के आपको यहाँ पर गा नंबर में अगले क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल के द्विसंकर संकरण में फिनोटाइप यानी कि जीन प्रारूप जो अनुपात है यहाँ पर कितना होता है, तो ये पहला सही है, 9:3:1। ठीक है ना, पहला वाला, तो इसको कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर कर रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है, तो किसके द्वारा, तो सर्टोली कोशिकाएं, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। इसमें आप लिख देंगे लीडिंग कोशिका। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन में दिए रहेंगे। अब आइए आपके सामने यहाँ पर देखते हैं निश्चित उत्तरीय। देखिए यहाँ पर आपको इनमें ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा आप इसमें फोकस कर भी सकते हैं, क्योंकि शुरुआत होती है। वैसे ज़्यादा इसमें 4 ही क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ पर मेन फोकस जो आपका होना चाहिए पेपर में वो 3 नंबर वाले क्वेश्चनों पर करना है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन, एक भी प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, हमेशा याद रखना। ठीक है ना, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप पेपर में सबसे पहले जब आपको पेपर मिले तो उसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन, क्योंकि 12 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से पूरा 36 नंबर आपका, मतलब 70 नंबर में समझ सकते हैं 35 से ज़्यादा 36 नंबर केवल और केवल 3 नंबर वाले क्वेश्चन का मिलेगा। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो यहां से ऑब्जेक्टिव तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न एक नंबर वाले जो आएंगे, यहां पर आपका पहला देखिए क्वेश्चन दिया गया का नंबर ZIFT और MTP का पूरा नाम लिखिए या पूरा रूप लिखिए। ठीक है ना, तो देखिए ZIFT का क्या होता है, यहां पर आप इस प्रकार से लिखेंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन इस प्रकार का जरूर आएगा, चाहे आपका आ जाए एड्स का पूरा नाम लिखो, HIV का पूरा नाम लिखो या VCG का पूरा नाम लिखो, मतलब फुल फॉर्म जो आपका है ना, ये 100% एक ना एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है बायोलॉजी में। तो देखिए ZIFT मतलब जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्मजन अंड डिंबवाहिनी स्थानांतरण। ठीक है ना, ZIFT को। और MTP को क्या बोलते हैं, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो इसको बोलते हैं सुरक्षित, एक प्रकार की विधि होती है MTP, जिसको सुरक्षित गर्भपात के संबंध में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुई एक प्रगति के कारण इसको पारित किया गया था इस एक्ट को, तो ये होता है MTP। ठीक है ना, अब बात करते हैं सहप्रभाविता। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है सहप्रभाविता को परिभाषित कीजिए। तो चलिए जानते हैं सहप्रभाविता क्या होती है। तो ख नंबर में सहप्रभाविता को देखिए इस प्रकार से आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, लिखेंगे जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में से कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे बोलते हैं सहप्रभाविता। मतलब सहप्रभाविता मिल करके प्रभाव डाले, ना ही कोई एक जो है अप्रभावी रहेगा और ना ही कोई एक प्रभावी, यानी कि मिश्रित रूप से प्रभाव डालेंगे तो उसको बोलते हैं सहप्रभाविता। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुन्मलीय परागणी पुष्पों में परागण के प्रकार को स्पष्ट कीजिए।
अनुन्मलीय पुष्प। देखिए इसमें आपको ग नंबर डालना है यहाँ पर और लिखना है कभी ना खुलने वाले पुष्प अनुन्मलीय परागणी पुष्प कहलाते हैं और हमेशा बंद रहने के कारण ना तो इनके परागकण किसी दूसरे पुष्प तक जा सकते हैं और ना ही दूसरे पुष्प के परागकण इनके जो है परागकण जो है इनके वर्ती काग्र तक आ सकते हैं। मतलब इनमें जो परागकण का ट्रांसफर है वो बिल्कुल नहीं हो पाता है ना। ना ही एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जाएगा और ना ही दूसरे पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प का परागकण जो है उसके वर्ती काग्र में किसी में आ सकता है। तो मतलब बंद रहते हैं, ठीक है ना, कभी नहीं खुलते, तो इसलिए इनको बोलते हैं अनुन्मलीय पुष्प। अतः ऐसे पुष्प में स्वपरागण ही होता है, मतलब स्वयं अकेले परागण कर लेते हैं एक ही पुष्प में। तो ये होता है अनुन्मलीय पुष्प और इसमें परागण आपने समझ लिया जो है स्वपरागण होता है। इसके बाद देखिए कह रहा है क्वेश्चन घ नंबर, मानव में ट्राइसोमिक यानी कि त्रिसूत्रता इसे बोलते हैं ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक यानी एकल सूत्रता स्थितियों में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। यहां पर बताना है आपको त्रिसूत्रता और एकल सूत्रता यानी कि ट्राइसोमिक और मोनोसोमिक को। तो देखिएगा यहां पर आपके सामने है ट्राइसोमिक यानी त्रिसूत्रता में 47 यानी 47 गुणसूत्र और मोनोसोमिक में यानी कि एकल सूत्रता में 45। आपने टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम इनको जरूर पढ़ा होगा, गुणसूत्रीय जो विकार होते हैं उन्हीं से रिलेटेड है यहाँ पर। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जैव विविधता क्षति के 2 प्रमुख कारण बताइए। 2 प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो देखिए अंगा नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे। जो जैव विविधता क्षति के प्रमुख कारण है, जैसे कि पहला आपका वनों की कटाई हो गई, यानी कि लगातार अगर वनों की कटाई होगी तो वातावरण पर प्रभाव पड़ेगा और जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं उन पर भी, उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसको आप समझ लीजिए कि ये वनों की लगातार कटाई से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। दूसरा बात करें तो बढ़ती जनसंख्या हो गई। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर उनको भी तमाम प्रकार के संसाधनों की जो है एक प्रकार से आपूर्ति के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये भी एक बड़ा प्रभाव है। प्रदूषण को लेकर, प्रदूषण मान लीजिए कि आप जानते हैं प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण होते हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर जैव विविधता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो अनेक जीव हैं वो अपना संतुलन अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। बात कर लें यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित उत्तरीय यानी कि 1-1 नंबर वाले ये समाप्त हो जाएंगे। फिर 5 और 4 ऊपर के यानी कि ऑब्जेक्टिव, तो 9 नंबर यहाँ से क्लियर है। अब बात करें यहाँ पर अति लघु उत्तरीय 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि स्वस्थ शब्द को परिभाषित कीजिए, यानी बताना है स्वस्थ जो शब्द है स्वास्थ्य ये क्या होता है। अब अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कोई 2 महत्वपूर्ण कारक बताइए। देखिए चलिए इसको आंसर हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो का नंबर देखिए स्वस्थ शब्द को परिभाषित करना है। इसमें आप लिखेंगे यहाँ पर इसका आंसर कि स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की, स्वास्थ्य तो आप जानते हैं ना, कोई व्यक्ति है अगर स्वस्थ होगा तो उसका बॉडी अच्छा तरीके से होगा तो वो स्वस्थ होता है। तो देखिए इसको लिखना कैसे, स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर आपके समग्र रूप से निरोग होने की स्थिति होती है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर कोई भी रोग ना हो तो कहेंगे कि हाँ वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। अब बात करें इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से, देखिए तो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जैसे कि पर्यावरणीय कारक तो आप जानते हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। प्रदूषण अगर होगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होगा, है ना। तो ये पर्यावरण प्रदूषण हुआ तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अब बात करें व्यवहारिक, सामाजिक, आर्थिक, रुपए पैसे को लेकर काफ़ी सारे व्यक्ति टेंशन लेते हैं, उसमें भी ये स्वास्थ्य खराब होता है ना। तो ये काफ़ी सारे इसके प्रमुख कारक हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गॉस के स्पर्धी, है ना, अपवर्जन सिद्धांत नियम को संक्षेप में लिखिए। तो चलिए इसको जानते हैं यहाँ पर। ख नंबर आंसर देखिए, अधिक संख्या में पाए जाने वाले स्पीसीज स्पर्धा द्वारा कम संख्या में पाए जाने वाली स्पीसीज को अपवर्जित कर देंगी, ठीक है ना। मतलब अधिक संख्या में पाए जाने वाला जो स्पीसीज होगा वो स्पर्धा द्वारा कम संख्या में पाए जाने वाली स्पीसीज को क्या कर देता है, अपवर्जित कर देता है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप दूसरे स्पीसीज का विलोपन हो जाएगा जिसे प्रतिस्पर्धा निष्कासन कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है प्रतिस्पर्धा या बोल सकते हैं स्पर्धा अपवर्जन का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर देखिए ग नंबर का रहा है युग्म विकल्पी, ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। हैंड राइटिंग थोड़ा आप लोग अच्छी बनाएंगे तो और आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप लिखेंगे नंबर देने में एग्जामिनर उतना ही अच्छा नंबर देगा। आप एकदम मतलब सही तरीके से कहीं पर भी मिस्टेक ना मिले तो एकदम जल्दीबाजी में चेक करते और अच्छे नंबर देते चले जाते हैं। तो युग्म विकल्पी यानी एलील को परिभाषित करना, एलील क्या होता है और उदाहरणों के साथ बहुविकल्पीयता पर टिप्पणी कीजिए कह रहा है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन बहुविकल्पीयता। चलिए इसको जानते हैं।
तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें गा नंबर, ठीक है ना, बहुविकल्पीयता। देखिए विपरीत लक्षणों से युक्त जोड़े यानी युग्म, ठीक है ना, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़े। तो विपरीत लक्षणों से युक्त युग्म यानी जोड़े को एलील कहते हैं। विपरीत समझ रहे हैं, एक जैसे हमारा कोई मान लीजिए सफेद पुष्प को हम ले लेते, जैसे मेंडल के नियम हमने पढ़े थे, उसमें हमने देखा कि एक मान लीजिए कैपिटल टी है, वो आपका प्रभावी लक्षण क्या होगा, वो आपका यहाँ पर एक प्रकार से कह देंगे कि मतलब सेम है उसमें, ठीक है ना, विपरीत नहीं है। और अगर उसी की विपरीत हम ले तो वहाँ पर स्मॉल टी कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से युग्म मतलब जोड़े में रहते हैं वो। और यह मेंडल से यहाँ पर देखिए बताया भी गया है, यह मेंडल से विचलन को व्यक्त करता है और बहुविकल्पीयता रुधिर में पाया जाता है। मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, आपको पता भी होगा, ए बी और ओ, है ना, ये आपके होता है। और इनमें फिर पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से चलता रहता है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, है ना, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ऐसे ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो बहुविकल्पीयता है इस रुधिर से संबंधित होता है। और बाकी का आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है घ नंबर, मानव में लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण की वंशागति को संक्षेप में समझाइए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, चलिए इसको जानते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर कि प्रायः लिंग गुणसूत्रों पर जो लक्षणों के जीन्स होते हैं उनका संबंध लैंगिक लक्षणों से होता है, और लिंग गुणसूत्रों पर इनके अतिरिक्त कुछ जीन्स कायिक अथवा दैहिक लक्षणों वाले भी होते हैं, और ये लिंग संलग्न जीन्स कहलाते हैं, तथा इनमें उत्पन्न लक्षण लिंग संलग्न गुण कहलाते हैं। और मनुष्य में वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, ये 2 प्रमुख क्या हैं, लिंग संलग्न गुण होते हैं या रोग होते हैं, ठीक है ना। तो इतना आप लोग इसमें समझ गए। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन बचता है जो कि है 5वां यानी अंगा नंबर। इसमें क्या कहा गया, देखिए मरुस्थलीय पौधों में शुष्कतानुकूली मरुद्भिदी अनुकूलन पर टिप्पणी करिए। टिप्पणी बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, टिप्पणी करने के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपके आते हैं, हमेशा आते हैं, और इस बार भी टिप्पणी और अंतर हमेशा आपको देखने को मिलेंगे। तो चाहे कोई भी पेपर का सेट आपके पास आए, इसलिए कहता हूँ कि जितने भी मैंने आपको बायोलॉजी में महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ पढ़ा दी हैं और अंतर वाले जो क्वेश्चन पढ़ाए उनको जरूर से आप लोग करके जाइएगा, ठीक है ना। और चैनल पर विजिट कर सकते हैं, सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप डालेंगे अंगा नंबर में, लिखेंगे यहाँ पर शुष्कतानुकूली यानी मरुद्भिदी क्या है, तो शुष्क आवासों या मरु प्रदेशों, मरु मतलब जो सूखे स्थान है, ठीक है ना, शुष्क आवासों या मरु प्रदेशों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है ना। मरुद्भिद पौधों में जल अभाव यानी कि पानी की कमी या शुष्कता के प्रति साहित्युष्णा या इसे सहन करने की अद्भुत क्षमता होती है। मतलब सिंपल सी भाषा में कहें ना तो जैसे सूखे स्थान है, राजस्थान के एरिया को हम ले लें तो वहाँ पर आप चले जाइए मरुस्थल में, तो ऐसे ऐसे जड़ी बूटियाँ या ऐसे ऐसे पादप यानी पौधे पाए जाते हैं जो कि मतलब सूखे स्थान पर अपने आप को पूर्णतः अनुकूलित कर लेते हैं। साहित्युष्णा मतलब होता है संतोष करना, है ना, तो बिना पानी के भी वो अपने आप को अनुकूलित करते हैं, बहुत कम मात्रा में यानी कि सूखे स्थानों में पाए जाते हैं जो, तो ये होता है एक प्रकार से जल अभाव के कारण अपने आप को एक प्रकार से मैनेज करके रखते हैं। ये अद्भुत क्षमता यहाँ पर इनका जो है कहलाता है मरुद्भिद, ठीक है ना। अब बात करें विभिन्न परिस्थितियों में मरुद्भिद पौधे को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे सिम्पर के अनुसार बात करें तो सिम्पर के अनुसार वो पादप को जो कि जलाभाव की परिस्थितियों में अपनी वाष्पोत्सर्जन क्रिया को मंद करने की क्षमता रखते हैं, उनको मरुद्भिद कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आपको राइट आंसर बता देना है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन ये समाप्त हो चुके हैं। अब इधर आएगा आपका, यहाँ पर देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपका यहाँ से स्टार्ट हो गए 3 नंबर वाले क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है ना। कितने नंबर के? 3 नंबर वाले क्वेश्चन अब यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है जिसमें का नंबर का पहला क्वेश्चन है संकरण क्या है और कृत्रिम संकरण की प्रक्रिया एवं महत्व को संक्षेप में वर्णन करिए। चलिए जानते हैं संकरण। तो यहाँ से आप लोग उत्तर क्रमांक 4 का देखिए का नंबर संकरण। तो संकरण किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा के, है ना, भिन्न भिन्न ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक परमाणु कक्षक जब परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा के 2 या 2 से अधिक नए कक्षक बनाते हैं। मतलब संकरण मतलब समझ लीजिए मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक भाषा में कहूँ तो मिल करके नए कक्षक बना देते हैं। कहा गया ना कि संकरण किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षाएं, जो बाहरी कक्षा होती हैं उनसे भिन्न भिन्न ऊर्जा के जो स्तर होते हैं उनको मिला करके एक से अधिक जो परमाणु है मिलकर मिश्रित होकर एक समान ऊर्जा का जो कक्षक है उसको बना देते हैं।
तो ये प्रक्रिया कुल मिलाकर क्या कहलाती है, संकरण कहलाती है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको आपको लिख देना है। इसके बाद देखिए कृत्रिम संकरण पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये तो संकरण हुआ, कृत्रिम संकरण देखिए क्या लिखना है इसमें। तो कृत्रिम संकरण में देखिए यहां पर लिखेंगे कि वांछित परागकणों, ठीक है ना, मतलब वांछित होता है चाहने वाला या अनचाहे जो भी मतलब अपने मन से हो जाए। तो वांछित परागकणों से एक नए पौधे के उत्पादन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो परागण और निषेचन की प्रक्रिया के संचालन के लिए चुने जाते हैं। वांछित परागकणों को हाथ से परागित किया जाता है और निषेचन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है आपका कृत्रिम संकरण। मतलब कि कृत्रिम होता है ना कि मानव के द्वारा जो स्वयं से किया जाए, जैसे प्राकृतिक बोले तो वो प्रकृति करेगी, और कृत्रिम मतलब जिसे मनुष्य करे। ठीक है ना, इसके बाद कह रहा है अंतरण आरएनए पर टिप्पणी करिए। अंतरण आरएनए मतलब समझ रहे हैं, टीआरएनए जिसे बोलते हैं, ट्रांसफर स्थानांतरण आरएनए इसको बोल सकते हैं। तो इस पर आपको टिप्पणी देना है। चलिए इसको देखते हैं। तो ख नंबर के यहाँ पर टीआरएनए यानी आरएनए का एक अनुकूलक अणु है। ठीक है ना, जो टीआरएनए होता है आरएनए का क्या है, एक अनुकूलक अणु है जिसकी लंबाई प्रायः 76 से 90 न्यूक्लियोटाइड के बराबर होती है। और यह दूत आरएनए यानी कि इसको बोलते हैं यम आरएनए। दूत आरएनए को क्या बोलेंगे, यम आरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना, एमआरएनए और प्रोटीन के अमीनो अम्ल का अनुक्रम के बीच एक भौतिक कड़ी का काम करता है। टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को उनके क्रमानुसार स्थानांतरित करने में सहायक होता है या सहायक है। ठीक है ना, इसको लिख देना है। ग नंबर में यहाँ पर फिर से टिप्पणी है, देख सकते हैं, फाइलेरिया पर यानी फाइलेरिसिस पर टिप्पणी और बहुभ्रूणता पर टिप्पणी। तो ये डेढ़ नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर यहाँ पर इसका मिलेगा। तो चलिए जानते हैं फाइलेरिया पर कैसे लिखना है और यहाँ पर बहुभ्रूणता पर कैसे टिप्पणी हम लोग करेंगे। तो यहां पर आपका देखिए हो गया फाइलेरिया। अब इसमें देखिए क्या लिखना है, फाइलेरिया बीमारी फाइलेरिया संक्रमण मच्छर के काटने से फैलती है, एक प्रकार के मच्छर के काटने से। और ये मच्छर होता है क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है ना, इसको आप फ्यूलेक्स यहां पर क्यूलेक्स कर लीजिएगा, है ना। क्यूलेक्स एवं मैन सोनाइडिस प्रजाति के होते हैं जिसमें मच्छर एक धागे समान परजीवी को छोड़ता है और यह परजीवी हमारे शरीर यानी हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि ये संक्रमण फैल जाता है। मतलब कि फाइलेरिया जो एक प्रकार की बीमारी है, ये बीमारी फैल जाती है। ठीक है ना, तो इसको आप समझ गए। अब बात करते हैं बहुभ्रूणता। इसी में क्वेश्चन में कहा गया था ना कि यहाँ पर फाइलेरिया और बहुभ्रूणता दोनों पर टिप्पणी करना। तो देखिए बहुभ्रूणता पर टिप्पणी कैसे लिखेंगे। बहुभ्रूणता मतलब कि एक से अधिक भ्रूण जब उत्पन्न होते हैं, तो देखिए समझिए कैसे लिखना है। देखिए आवृत्तिबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात यानी कि निषेचन के बाद, ठीक है ना, किसमें, आवृत्तिबीजी में होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आवृत्तिबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय फल के और अंडाशय में उपस्थित जो प्रत्येक बीजांड है एक बीज में विकसित होता है और सामान्यतया एक बीज में केवल एक ही भ्रूण पाया जाता है। आपको पता है कि एक बीज है तो उसमें एक ही भ्रूण केवल पाया जाएगा, लेकिन जो बहुभ्रूणता होती है इसमें देखिए क्या होता है। बहुभ्रूणता में यहाँ पर होता है कि लेकिन कभी कभी कुछ बीजों में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं और एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के विकसित होने की प्रक्रिया ही कहलाती है बहुभ्रूणता। तो आप ये लास्ट की लाइन याद कर लीजिए। और ऊपर का तो एक तर्क बताया गया, मतलब कि एक तर्क है कि आवृत्तिबीजी पौधों में जो निषेचन होता है, निषेचन के पश्चात जो अंडाशय फल में विकसित होता है उसमें जो बीज बनता है उसमें एक बीज से एक ही भ्रूण विकसित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक से अधिक अगर भ्रूण विकसित हो जाते हैं किसी बीज से तो उसको बोलेंगे बहुभ्रूणता। ठीक है ना, तो इसको आप लोग एक तर्क के तौर पर याद कर सकते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको कर लीजिएगा। ठीक है ना, इसके बाद देखिए घ नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिरक्षण के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करिए और निष्क्रिय प्रतिरक्षण पर टिप्पणी करना है। ठीक है ना, चलिए जानते हैं। यहाँ पर इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखिए घ नंबर प्रतिरक्षण सिद्धांत। तो प्रतिरक्षण का सिद्धांत यह है कि जब किन्हीं बाह्य अणुओं को शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली इससे लड़ना शुरू कर देती है और इसे परास्त कर देती है। इसको बोलते हैं प्रतिरक्षण। मतलब बाहरी जो रोग हैं हमारी बॉडी में अगर आते हैं तो उनसे लड़ने की जो क्षमता होगी वो कहलाएगी प्रतिरक्षण या इम्यूनिटी। ठीक है, अब बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा की, क्योंकि इसमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा पर भी आपको टिप्पणी देना था इसी क्वेश्चन में। तो देखिएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा को, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, शरीर को दिए जाते हैं, तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे कि बने बनाए मतलब कि आप मान लीजिए कोई टीका है,
ठीक है ना, जो डॉक्टर देते हैं तो वो बना बनाया ही डायरेक्ट प्रतिरक्षी जो होता है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी के रूप में उसको सीधे इंजेक्शन या जो है कहते हैं कि उसको प्रवेश करा दिया जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया कि बना बनाया जो प्रतिरक्षी उसको शरीर में जब दिया जाता है तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। बात करें निष्क्रिय प्रतिरक्षा तब प्रदान की जाती है जब किसी व्यक्ति को उसकी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के माध्यम से उत्पादित करने के बजाय किसी बीमारी के लिए एंटीबॉडी दी जाती है। मैंने बताया ना, एंटीबॉडी मतलब कोई बाहरी दवा या इलाज, ठीक है ना। तो ये होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। तो यहां से ये 4 क्वेश्चन 3 नंबर वाले इधर के खत्म हो जाएंगे। अब देखिए इसके बाद यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 आता है, 2 उपयुक्त उदाहरण की सहायता से पौधे के कायिक प्रवर्धन की व्याख्या कीजिए। कायिक प्रवर्धन बताना, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कायिक प्रवर्धन क्या होता है, चलिए इसको जानते हैं। तो 5वें का उत्तर यहां पर देखिए, कायिक प्रवर्धन को समझिए थोड़ा सा। यहां पर देखिए पौधे में कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक नहीं होता, यहां पर ध्यान देना, जिसमें एक मुकुलन निकल जाता है जो बढ़कर नया पौधा बन जाता है। और प्राकृतिक विधियों से कायिक प्रवर्धन जड़ों, स्तंभों अथवा पत्तियों से हो सकता है। जैसे यहां पर बात करें कुछ एग्जाम्पल की, तो कृत्रिम विधियों द्वारा देखिए कायिक संचरण की विधियों में आते हैं, जैसे कि रोपण हो गया, है ना, दाब कलम हो गया। इनको कलम मतलब जानते हैं, जैसे गुलाब का एक जो आप फूल होता है आप जानते हैं, उसको अगर हम टहनी को काट कर कहीं से भी लगा देते हैं तो वो एक नया पौधे में विकसित हो जाता है तुरंत। इसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, मतलब कि किसी पौधे के किसी पार्ट से हम लोग दूसरा नया पौधा तैयार कर दें, वो हो जाता है कायिक प्रवर्धन। अब देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पर हो जाता है, उदाहरण के लिए आलू को उसकी आंखों द्वारा, ठीक है ना, मतलब जो आलू होता है उसमें जब उसको लगाया जाता है तो उसमें आप देखा होंगे इसी प्रकार से अदरक में होता है। तो ये एक प्रकार से उसके पार्ट, मतलब कि उसके पार्ट से जो है नए पौधे तैयार हो जाते हैं। तो ये आ जाता है आपका कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत। तो एग्जाम्पल भी आप इसको दे सकते हैं और इसको जितना मैंने बता दिया इसका आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए थ्योरी है, एक बार याद कर लेंगे तो आसानी से इसको अपने से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है पुनर्संयोजक DNA तकनीकी या DNA या RNA, है ना, RDNA प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मानव इंसुलिन उत्पादन के चरणों को संक्षेप में लिखिए। फिर आपके यहाँ पर प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज क्या है, ये देखिए मैंने बताया ना, DNA खंडों को जो तोड़ता है, एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। और कह रहा है कि कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण में आपको बता देना है कि ये कैसे आखिरकार काटता है DNA खंडों को, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रतिरक्षा को परिभाषित कीजिए, उपयुक्त उदाहरण देते हुए जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा में विभेद करिए। जन्मजात प्रतिरक्षा क्या होती है और उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हैं, वाहित मल को परिभाषित कीजिए और वाहित मल के जीव विज्ञानी उपचार का संक्षेप में वर्णन करिए। इसके बाद यहाँ पर ख नंबर क्वेश्चन में देखिए टिप्पणी, फिर से आगे मैंने बताया कि बायोलॉजी में आपको टिप्पणी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, तो मैंने जो टिप्पणी वाला स्पेशल वीडियो बनाया है उसको आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। 20 टिप्पणी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, ठीक है ना। इसका देखिए यहाँ पर जैव विविधता तप्त स्थल पे क्या है, इस पर टिप्पणी देना है। बायोपायरेसी क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की व्याख्या। जीन क्लोनिंग, है ना, क्लोनिंग संवाहक क्या है और क्लोनिंग संवाहकों की विशेषताओं की संक्षेप में व्याख्या करिए। तो सारे क्वेश्चन आप देखते हैं, पूरा ओरिजिनल पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। विस्तृत उत्तरी में देखिए यहाँ पर शुक्र जनन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए या वर्णन कीजिए। शुक्र जनन में क्या है, FSH, है ना, एवं LH की भूमिका पर टिप्पणी करिए। अथवा में करके यहाँ पर परागण को परिभाषित कीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के परागणों का संक्षेप में वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं कर रहा है, समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि के विभिन्न गुणों की विवेचना भी करना है, ये आपका यहाँ पर हो गया। अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जैव विविधता के संरक्षण हेतु अपनाई गई विभिन्न रणनीतियों का विस्तृत विवरण दीजिए। ये 5 नंबर। तो देखिए 7वें नंबर से यहाँ पर लेकर आपको 9वें नंबर तक में आपको अथवा मिलेगा, ठीक है ना। अथवा में क्वेश्चन आएंगे, जैसे 9वां क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुलेखन क्या है, एक तो ये बना, तो 1 नंबर इसका अनुलेखन का मिलेगा। यहाँ पर लिखा ना 1+4, तो अनुलेखन का 1 नंबर। फिर कह रहा है प्राक केंद्रकी में अनुलेखन की क्रियाविधि यानी प्रक्रम को संक्षेप में वर्णन करें, तो इसका 4 नंबर, तब जाके 5 नंबर आपको मिलेगा। तो स्टेप वाइज आपको वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जितने स्टेप में पूछेगा। जैसे आप यहाँ पर अथवा में दूसरा ही देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है मानव अनुवांशिकी में वंशावली विश्लेषण की भूमिका की व्याख्या कीजिए। और फिर आपको वंशावली विश्लेषण में
प्रयुक्त प्रतीकों पर एक टिप्पणी दीजिए या कीजिए। तो ये आपका टिप्पणी जब लिखेंगे 2 नंबर इधर का और यहाँ तक का आपका 3 नंबर, तो तब जाकर टोटल आपको मिलेगा पूरा 5 नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके पूरा पेपर आपका यहाँ पर विस्तृत उत्तरी में 3 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे इसमें। ठीक है ना, और पूरा पेपर आपको ऐसे ही कॉपी को अच्छे तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग में सॉल्व करके आना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको 100% बहुत ही अच्छे नंबर बायोलॉजी मिलेंगे, कम से कम आप 65+ स्कोर करके ही आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।